अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दरअसल स्टूडेंट्स क्या होती है कि फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इस फर्स्ट पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में जितना वर्क जो है वो किया जाए, वो वर्क दरअसल क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि जब भी किसी एक पॉइंट से, चाहे वो 1 हो 2 हो, कोई भी पॉइंट, किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना वर्क जो दरकार होता है, वो वर्क दरअसल क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वर्क दरअसल क्या होता है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसको डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing the object from that position to the infinite where force of gravity becomes zero। infinity पे force of gravity क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो इस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क होगा, उस वर्क को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत क्यों पेश आई। हालांकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दरअसल फार्मूला क्या होता है, mgh। तो फिर हमारे पास जब एक फार्मूला है, तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आई एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को डिराइव करने की। हम ये भी तो यूज़ कर सकते थे। स्टूडेंट्स याद रखें कि जब हम लोग पॉइंट 1 से n की तरफ जाएंगे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इस वजह से हम वर्क जो है वो इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम ये वाला फार्मूला, अगर mgh वाला फार्मूला अप्लाई करना भी चाहते हैं, तो वो हम सरफेस ऑफ अर्थ के करीब तरीन जो पॉइंट्स होते हैं उन पर तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पर जाने लगते हैं अर्थ की सरफेस से, तो उस जगह पे फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट ना होने की वजह से हम वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की ज़रूरत पेश आई। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, यहाँ पे इसकी स्टूडेंट्स मैंने थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग जानते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका फार्मूला होता है F=g(m1m2) डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे F जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, G जो है ये ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहाँ पे M1 M2 मैसेज हैं, और R जो है वो डिस्टेंस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम R को बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं एरोहेड, अपवर्ड एरोहेड लगा रही हूँ, इसका मतलब है बढ़ाना। जैसे जैसे हम R को बढ़ाते हैं, फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से फोर्स जब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन डिस्टेंसेस को छोटे छोटे नंबर ऑफ डिस्टेंसेस में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे 1 से लेके n तक, जैसा कि ऊपर वाली डायग्राम में मैंने किया हुआ था। तो अब जब हम इन स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उस केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा आर, ये जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान के डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस में फिर क्या हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट फोर्स के तौर पे बिहेव करेगी, और हम इजीली वर्क क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ज़मीन की सतह से जितना ऊंचा आप वो 1 2 और 3 जितने पॉइंट्स बनाए हुए थे, उन पॉइंट्स तक ले जाने में जो आप बॉडी यूज़ कर रहे हैं उसका मैस फ़र्ज़ करें वो m के बराबर है, और जो अर्थ है उसका मैस जो है उसको कैपिटल M से ज़ाहिर किया गया है। अब जो पॉइंट 1 है स्टूडेंट्स, उसका सेंटर ऑफ अर्थ से जो फासला है उसको हम लोग नाम देते हैं r1 का, और पॉइंट 2 का सेंटर ऑफ अर्थ से जो फासला है उसको हम नाम देते हैं r2 का, और 1 और 2 के दरमियान का जो फासला है इसको हम नाम देते हैं डेल्टा r का। डेल्टा आर स्टूडेंट्स इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 का मिड पॉइंट फाइंड करना चाहूँ, तो स्टूडेंट्स क्या करूँगी, मैं 1 और 2 के डिस्टेंसेस को प्लस कर लूँगी और उसको 2 पे डिवाइड कर लूँगी। और स्टूडेंट्स ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे देखें तो आर किसके बराबर है, आर दरअसल मिड पॉइंट है, तो आर इज़ इक्वल टू r1 + r2 डिवाइडेड बाई 2।
और डेल्टा आर क्या है स्टूडेंट्स, R2 यानी ग्रेटर वाले डिस्टेंस में से स्मॉलर वाले डिस्टेंस को माइनस कर लिया, R2 माइनस R1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं R2 निकालना चाहूँ तो R2 किसके बराबर आ जाएगा, ये R1 माइनस है, इस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस R1, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इस 3 इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसा ही किया, यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह पे लिख देंगे डेल्टा आर प्लस R1 या R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये भी R1 है, ये भी R1 है, तो ये कितने बन जाएंगे, 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस 2 को दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं R1 और डेल्टा आर, इन पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगी आपके पास 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मिस्टेकनली R1 लिखा गया है, डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 जिसको मैंने नाम दिया हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 4 का हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पे। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो फार्मूला, अगर आपको याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैथ्स में आप लोगों ने 8, 9, 10 क्लासेस में पढ़ा होगा। अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही किया हमने, R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय R1, यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से 2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे जो स्क्वायर होने के बाद बन जाएगी टर्म्स R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि R1 जो है वो 4 है और R2 आपके पास 6 है, मैं यहाँ फ़र्ज़ कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, तो आपके पास R2 माइनस R1 किसके बराबर आ जाएगा, 6 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 2, यानी डेल्टा R आपके पास हो जाएगा 2। किस वक्त, जब आपके पास R1 कितना था, 4 था। तो स्टूडेंट्स डेल्टा आर का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 के इक्वल, और R1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल। तो इस यहाँ से आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो 16 जो है वो 4 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जो डेल्टा आर का स्क्वायर है वो हमेशा R1 के स्क्वायर से बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो यही बात स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सिंस डेल्टा आर स्क्वायर इज़ लेस देन R1 स्क्वायर, बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से इस टर्म को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म में हमने लिखा था डेल्टा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इस टर्म को स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा ही करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो क्या होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2, और ये वाली टर्म को हमने इग्नोर कर दिया। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, हम वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट्स अगर m1 आपके पास कोई भी बॉडी है, उसका मैस है, उसको स्मॉल m से जाहिर किया गया है, और m2 अर्थ का मैस है तो उसको कैपिटल M से जाहिर किया गया है। अब यहाँ पे आप Gm स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला पुट करेंगे। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर जो 5 है वो पुट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 दरअसल क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय R2। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे।
जब हम एक बॉडी को लेके जा रहे हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, और इसका फार्मूला आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, और 1 और 2 के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, डेल्टा आर। ये देख लें स्टूडेंट्स, 1 और 2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे जाहिर किया हुआ है, डेल्टा आर से। तो स्टूडेंट्स आपके पास फोर्स जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, डेल्टा आर आपके पास वैसे रहेगा, और डॉट ख़त्म करेंगे तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। अब थीटा 180 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है अपवर्ड और फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स इस वजह से इनके दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से 180 डिग्री। तो कॉज ऑफ 180 डिग्री जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा -1 होता है, तो ये आ जाएगा -f मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। अब आप f की जगह पे लिख देंगे GMM डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2, जैसा कि हमने अभी फाइंड की थी फोर्स का फार्मूला, ये वाला फार्मूला। अब स्टूडेंट्स उसके बाद डेल्टा आर की जगह पे आप लिख देंगे R2 माइनस R1। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को हम आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -GMM और R1 R2 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इसको अलहदा से R2 से भी डिवाइड कर दें और R1 से भी, तो ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब यहाँ पे R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -GMM मल्टीप्लाई बाय 1/R1 माइनस 1/R2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो फार्मूला डिराइव हुआ है 1 से 2 पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हुआ है वो -GMM मल्टीप्लाई बाय 1/R1 माइनस 1/R2 है। अब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे 2 से 3 तक जाते हुए। एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट 1 है, तो इसलिए 1/R1 हो जाएगा, पहले आएगा, और सेकंड पॉइंट 2 है तो 1/R2 बाद में आएगा। उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम दोबारा से इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, इसी फार्मूला को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W2 to 3 इज इक्वल टू -GMM मल्टीप्लाई बाय 1/, अब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है 2, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आप 1/R2 माइनस 1/, सेकेंड पॉइंट क्या है 3, तो 1/R3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपने लिख देने के बाद अब हमने स्टूडेंट्स देखना है कि अगर लास्ट पॉइंट हमारे पास है n, यानी हम एक बॉडी को 1 से n तक ले जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स n से पीछे वाला पॉइंट क्या होगा। अब आप गौर करें तो स्टूडेंट्स 2 से पीछे वाला पॉइंट था 2 - 1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और इसी तरह से 3 से पीछे वाला पॉइंट था 3 - 1। तो अब स्टूडेंट्स n से पीछे वाला पॉइंट क्या होगा, n - 1। बिल्कुल ठीक कहा आपने स्टूडेंट्स, n - 1। तो स्टूडेंट्स अब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे n - 1 से n की तरफ जाते हुए। तो स्टूडेंट्स यही हम वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके पास फर्स्ट पॉइंट है n - 1, तो याद आएगा -GMM मल्टीप्लाई बाय 1/R n - 1 माइनस सेकेंड पॉइंट है आपके पास n, तो आप लिखेंगे -1/R n। तो स्टूडेंट्स ये आपने लास्ट जो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब आप टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, और टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, तमाम वर्क डन्स को सम अप कर देना है, ऐड कर देना है। तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क फ्रॉम 3 to 4 प्लस एंड सो ऑन वर्क फ्रॉम n - 1 to n। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है यहाँ पे मैंने इसको वर्क n लिख दिया है, सिंपल आप n लिखेंगे। अच्छा, अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इन तमाम की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वर्क फ्रॉम 1 to 2 का फार्मूला था -GMM मल्टीप्लाई बाय 1/R1 माइनस 1/R2। इसी तरह से 2 से 3 तक जाते हुए -GMM 1/R2 माइनस 1/R3 एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट का वर्क था -GMM 1/RN माइनस 1 माइनस 1/RN। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सब टर्म्स में -GMM कॉमन आ रहा है, तो हम -GMM कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास जो अंदर वाली टर्म्स बचेंगी ब्रैकेट के अंदर वो हो जाएंगी 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस नहीं आएगा, प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा प्लस 1/RN की RN माइनस 1 माइनस 1/RN।
अब आप गौर करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 ओवर R2 है और ये है +1 ओवर R2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से इस दरमियान वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएंगी स्टूडेंट्स। तो अब आपने यहाँ पे लिख देना है -GMM मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर R1 -1 ओवर RN। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जब हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम किसी भी बॉडी को किसी एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, यानी आपके पास फर्स्ट पॉइंट तो 1 ही रहेगा और लास्ट पॉइंट n जो है इसको हम कहाँ पे कंसीडर कर लें, इन्फिनिटी पे। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा ही करेंगे, Rn को हम कंसीडर कर लेंगे इन्फिनिटी पे और 1 ओवर Rn किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी। और ये याद रखिएगा 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1 ओवर Rn की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सारी टर्म की जगह पे 0। आइए स्टूडेंट्स इसमें 0 पुट करके देखते हैं, तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा -GMM डिवाइडेड बाय R1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और जब हम इसको जनरलाइज कर लेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में R1 R2 R3 नहीं लिखेंगे, हम सिंपली क्या कर देंगे -GMM डिवाइडेड बाय R1। ये क्या कर लिया हमने, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर ली एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू -GMM डिवाइडेड बाय कैपिटल R, जब हमारे पास स्मॉल r किसके बराबर हो जाए, कैपिटल R के बराबर, एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं ये अब हम डिस्कस करते हैं। इस फार्मूला में स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या जाहिर कर रहा है, ये नेगेटिव साइन जाहिर कर रहा है कि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कभी जिस भी फार्मूला में आपके पास नेगेटिव साइन है इसका मतलब है वो फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। एक तो ये आप इम्पॉर्टेंट इसका कंक्लूजन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो है इस फार्मूला का क्या मतलब है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, दूसरा इसका हम ये देखेंगे कि ये देखें आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप जब डिस्टेंस को ज़्यादा करें तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये यहाँ साथ एक नेगेटिव साइन भी है। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें नंबर लाइन को समझना होगा। आप लोगों ने 8th क्लास तक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि अगर ये 0 है तो 0 से राइट साइड पे जाएं तो नंबर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। यानी ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब -6 जो है ये -5 से छोटा होता है, -5 जो है ये -3 से छोटा है, -3 जो है ये -1 से छोटा है, और -1 जो है वो 0 से छोटा है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जब हम लोग r की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या हो रहा होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो रहा होता है, लेकिन कम नेगेटिव हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है, इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फार्मूला क्या है, -GMM डिवाइडेड बाय R। आप -GMM इनको इग्नोर कर दें, आप इनकी जगह पे सिर्फ 1 पुट करके देख लें। ये स्टूडेंट्स मैं मिसाल ले रही हूँ इसकी, तो ये -1 ओवर R के बराबर हो जाएगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, R की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। जब फ़र्ज़ करें आपके पास R की वैल्यू है 1, तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, -1 के इक्वल, -1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू -1। जब R की वैल्यू हो जाएगी -2, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -0.5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से जब R की वैल्यू हो जाएगी 3, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास -0.33।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से हो जाएगी। अब आप गौर करें तो स्टूडेंट्स हम आर की वैल्यू को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। आर क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो यू जी की वैल्यू यानी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, ये पहले -1 है, फिर -0.5 है और -0.33। तो आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव जो जितनी वैल्यू छोटी होती जाती है वो उतनी ही दरअसल बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम आर की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेस नेगेटिव होती जा रही है। अब लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी दरअसल क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या हो रही है स्टूडेंट्स, बढ़ रही है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस मिसाल से ये बात समझ आई होगी। अब हम इसको कंक्लूजन्स में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जब हम आर को बढ़ाते हैं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब है ये लेस नेगेटिव हो जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, लेस नेगेटिव का मतलब भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होना ही होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम आर को कम कर रहे होते हैं, आर को डिक्रीज करते हैं, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। मतलब कि ये ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। मोर नेगेटिव का मतलब है वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको हम स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें स्टूडेंट्स इस तरह से कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड पे जाते जा रहे हैं ये वैल्यूज़ मोर नेगेटिव हो रही हैं। ये क्या हो रही हैं, मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब है ये कम होती जा रही हैं वैल्यूज़। और जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स राइट साइड पे जाएंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, लेस नेगेटिव हो रही हैं। और लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यूँ भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रही, बल्कि दरअसल क्या हो गई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। इसको आप अपने वर्डिंग में भी यूँ कह सकते हैं। यानी आप आर बढ़ाएंगे तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, आप आर कम करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव साइन की वजह से अब इनका रिलेशन इनवर्स की बजाय क्या हो गया है, डायरेक्ट हो गया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका कंक्लूजन क्या है, रेफरेंस पॉइंट। यानी आप जहाँ से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट पे किस तरह से उसको हम चूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि उस पे वैल्यू जो है वो या तो सरफेस ऑफ अर्थ हो सकता है रेफरेंस पॉइंट, या इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कैसे मुमकिन है, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दरअसल किसके बराबर होती है, -gmm डिवाइडेड बाय आर। और जब स्टूडेंट्स हम आर को इन्फिनिटी पुट कर दें तो इन्फिनिटी होने की वजह से समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आपके पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ज़ीरो को हम हमेशा रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो इन्फिनिटी पॉइंट है वो दरअसल क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरी बात हम कर रहे थे कि सरफेस ऑफ अर्थ को भी हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसका फार्मूला होता है mgh। और आपको पता है h दरअसल क्या होती है, हाइट यानी सरफेस ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ इस पॉइंट पे हाइट दरअसल क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब इस सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट ज़ीरो हो जाएगी तो सरफेस ऑफ अर्थ को हम किसके तौर पे लेंगे, यहाँ पे हाइट ज़ीरो होने की वजह से mgh फार्मूला लगाएं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब है ज़ीरो को हम किसके तौर पे लेंगे, रेफरेंस पॉइंट के तौर पे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हम खड़े होके पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेंगे तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट होता है सरफेस ऑफ अर्थ, और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट होता है इन्फिनिटी पॉइंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैं इसको क्लियरली समझा रही थी आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या है कि वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव बट चेंज इन एनर्जी इज़ पॉजिटिव।
अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि जब आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले रहे होते हैं तो उसके साथ हम कौन सा साइन यूज़ कर रहे होते हैं, नेगेटिव। लेकिन अब दो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज हैं और इनका हम लोग आपस में डिफरेंस लें तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को जब डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट्स तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो आपके पास ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आपको पता है ना कि इन्फिनिटी पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। फिर ये कम होते होते सरफेस ऑफ अर्थ पे कम होती जा रही है। ये आपके पास वैल्यू हो रही है -1, -2, -3 एंड सो ऑन -20 तक। तो फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों पॉइंट्स का लेती हूँ डिफरेंस, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -3 में मैं क्या प्लस करूँ कि जब आप -1 आए -2 आए तो यहाँ पे +1 करूँगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास अगर -4 है तो इनके दरमियान इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, +1। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इनका आपस में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की सतह पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। और यही मैं आपको बता रही हूँ कि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू होती है 0 और आगे इसकी वैल्यूज़ क्या हो रही होती हैं, नेगेटिव, यानी मोर नेगेटिव होती जा रही हैं। और मैंने आपको नंबर 9 पे बताया था कि जो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो उतनी ही कम होती है। इसका मतलब है कि 0 जहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी वहाँ पे ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। और सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि ये मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स सरफेस ऑफ अर्थ पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये कंक्लूजन थोड़े मुश्किल थे, आपकी बुक में एज इट इज़ लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से गौर से पढ़िएगा। और आपको नहीं समझ आती तो इस वीडियो को बार बार एट द एंड देखिएगा ताकि अच्छी तरह से आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।